हेलो माय प्यारे साथियों, देखो आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर चल रहा था उसमें एक नई यूनिट है जिसमें हम आज कॉन्सेप्शन को रोकने की बात कर रहे थे, प्रेगनेंसी को रोकने की बात कर रहे थे। दोबारा से जो परमानेंट मेथड भी तो होगा प्रेगनेंसी का। जैसे मान लो किसी की फैमिली पूरी हो गई, अब उसे बेबी नहीं चाहिए, उसे अब कोई बच्चे नहीं चाहिए, तो उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? अब उसे बच्चे चाहिए ही नहीं, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन जो हो बेटा, वो परमानेंट जो सॉल्यूशन आपका है वो है आपका स्टरलाइजेशन। सर्जिकल मेथड मतलब सर्जरी करनी पड़ेगी भैया। पहली बात तो सर्जिकल मेथड है, यानी कि इसमें सर्जरी का यूज होगा। सर्जरी का यूज होगा, इसका मतलब नस बस काटनी पड़ेगी भैया। उसे हम हिंदी में नसबंदी कहते हैं, जो कि इंदिरा गांधी ने करवाई थी, बच्चे बच्चे जानते हैं। ये आल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन। वाई सो स्टरलाइजेशन? ये पहली बात तो ये रिवर्सिबल मेथड नहीं है। अगर एक बार नस कट गई दोबारा जोड़ेगी नहीं बेटा वो, जैसे इरिवर्सिबल मेथड स्टरलाइजेशन। आर जनरली एडवाइस फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर टर्मिनल मेथड। ये टर्मिनल मेथड है। पहली बात तो उनको की जाती है जिनकी फैमिली पूरी हो चुकी है, अब इनको आगे फ्यूचर में कोई बेबी नहीं चाहिए। दिस इज द मेथड ऑफ टर्मिनल। देखो बताओ मुझे ये अब जो क्वेश्चन आता है, मुझे ये उठा दिए जाते हैं, पूछता है ये क्या है, और भैया बच्चा ये यूट्रस दिख रहा है, ये वेजाना दिख रही है, ये तो ट्यूबेक्टोमी होगी। ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देते हैं। देखो फैलोपियन ट्यूब को ऐसे कट लगाया, ऐसे नहीं, दो कट लगाते, कट बीच में से हटाया। जैसे मान लो एक रस्सी है, जैसे मान लो मेरे पास ये रस्सी है, मैंने क्या किया, ये फैलोपियन ट्यूब मान लो, इसमें से बीच में से इधर से कट लगाए, इधर से कट लगाए, बीच में से हटा के अब इन दोनों को ऐसे बांध दो। ये लो, दिस तरीका, ये मेथड ही स्टरलाइजेशन का कहलाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। क्या कहलाता है बेटा? स्टरलाइजेशन। ध्यान से देखो, ये चूंकि यहाँ हो रहा है फैलोपियन ट्यूब को काट के बांधी तो ट्यूबेक्टोमी, और हम भाषा डिफरेंस को काट के बांध देते हैं तो हम इसे कहते हैं वेसेक्टोमी। अब बताओ जब भाषा डिफरेंस मेल में पाई जाती है तो ये हमेशा मेल में होती है, और फैलोपियन ट्यूब फीमेल में पाई जाती है तो हमेशा ये फीमेल में होती है। अगला देखो, ध्यान से देखो, ये रीडिंग लगा रहे हैं जो हमने लिखा, यही सब लिखा है। प्रेगनेंसी सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसफर। अब देखो बेटा, ओवरी के अंदर आप जानते हो प्राइमरी सेक्सुअल ओवरी बनता है, फैलोपियन ट्यूब से बहते बहते एम्पुला में आता है। अब फैलोपियन ट्यूब काट के बांध दी, आ ही नहीं पाएगा भैया, आ ही नहीं पाएगा। अब जब आ ही नहीं पाएगा, ऐसे ही सेम यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब जब बांध ली, एम्पुला में आ नहीं पा रहा, तो वहाँ पर स्पर्म भी नहीं पहुँच पाएगा। जब दोनों की मीटिंग नहीं होगी, जब मान लो बेटा जब ओवम और जब स्पर्म की मीटिंग ही नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या? फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। स्पर्म ओवम की मीटिंग का होना बड़ा जरूरी है। सेम वासा डिफरेंस को अगर मैं काट दूंगा तो जो टेस्टिस से नीचे से बनकर आ रहा सेमिनिफेरस ट्यूब, टेस्टिस, एपिडेर्मिस, वासा डिफरेंस, तो वहाँ से स्पर्म वहाँ आ नहीं पाएगा। और जब वो स्पर्म नहीं आ पाएगा बेटा, तो क्या सीमन में स्पर्म मिलेगा? सीमन विदाउट स्पर्म। सीमन में तो देखो सीमन कैसे बनता है, सीमन तो बहुत सारी ग्लैंड का सिक्रीशन भी तो, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन है ना, बल्बोरेटरल ग्लैंड का सिक्रीशन, और क्या कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, ये सब मिलकर प्लस स्पर्म बनाते हैं सीमन। लेकिन सीमन में स्पर्म नहीं, लेकिन सीमन तो है। क्या पेनिस का इरेक्शन होगा? बिल्कुल होगा, पेनिस का इरेक्शन भी होगा, पेनिस का इरेक्शन भी होगा। लेकिन यहाँ होगा क्या बेटा? सीमन तो आएगा लेकिन स्पर्म नहीं होंगे, स्पर्म लेस सीमन होंगे, और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा? एजोस्पर्मिया कहते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट। इसने किया क्या बेटा? गैमीट का जो ट्रांसपोर्ट होता था वो ब्लॉक कर दिया, गैमीट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कर दिया, एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन को रोक दिया, मतलब प्रेगनेंसी को रोक दिया। अब भैया देखो, आप जानते हो स्पर्म ही नहीं मिलेगा, स्पर्म मिला नहीं, ओवम मिला नहीं, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सिंपल से। स्टरलाइजेशन प्रोड्यूस इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। अगर मेल के अंदर हो जाए तो बेटा हम इसको वेसेक्टोमी कहते हैं। अगर फीमेल के अंदर, अगर हमने फीमेल की फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांधते तो हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। बहुत सुंदर। इन अ वेसेक्टोमी देखो क्या करते हैं, इन अ वेसेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंस रिमूव। ऐसे मैंने काटा, अलग फेंक दिया, अब उनको बांध, अलग क्यों फेंक दिया? बाई चांस अगर ये जो मैंने टाइप किया है, जो बांधा, अगर वो खुल गई तो बेटा वो जुड़ जाती है, जुड़ जाएगी तो बेटा हम तो सोचेंगे भैया हमारा तो स्टरलाइजेशन हो गया, ट्यूबेक्टोमी हो गई, हम तो इंटरकोर्स कर रहे हैं बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन के, प्रेगनेंसी हो गई, कौन जिम्मेदार होगा उसका? अब उसको काट दिया, फेंक दिया। अब अगर वो खुल भी गई ना तो पाइप दूर दूर रहेंगे, वो मिल ही नहीं सकते, और मिलेंगे नहीं तो बेटा स्पर्म खाई में जाके कूद जाएगा, मर जाएगा। इन वेसेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द वासा डिफरेंस रिमूव एंड टाई अप। क्या कह रहा है? रिमूव करेंगे, पहले बांधे, काट देंगे, रिमूव कर देंगे, फिर उधर बांध देंगे। तो स्मॉल इंसिजन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता है बेटा स्क्रोटम होता है ना, स्क्रोटम में थोड़ा सा कट लगाते हैं, कट करके तो बड़ा इजी प्रोसीजर होता है। और फीमेल में पेल्विक बॉल में कट लगाएंगे, एब्डोमिनल बॉल में पहुंचेंगे, तब कहीं जाके एब्डोमिनल बॉल में कट लगाएंगे, तो थोड़ा मेजर प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन फिर भी मेल को ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंसी हो जाएगी, उनका पेनिस इरेक्ट नहीं होगा,
तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेल ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था कि नॉलेज का बहुत बड़ा रोल है। लैक ऑफ नॉलेज बेटा फीमेल के अंदर वेसोक्टोमी बहुत कम होती है, फीमेल में ज़्यादा होती है, बल्कि ऐसा है नहीं। इसे इरेक्शन पे, पेनिस इरेक्शन पे और सीमन फॉर्मेशन पे कोई फर्क पड़ता नहीं। और स्मॉल इंसिजन और स्क्रोटम, भैया बताओ वासो डिफरेंस का, स्क्रोटम में से निकल आती है तो हम कहाँ लगाएंगे इंसिजन? स्क्रोटम में। देयर इज द ट्यूबेक्टोमी, अब ट्यूबेक्टोमी करते समय स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब काट के हटा देते हैं और थ्रू स्मॉल इंसिजन एब्डोमेन थ्रू वेजाइना, यहाँ का लगाते हैं बेटा एब्डोमेन में, किसके थ्रू? वेजाइना के थ्रू एंट्री करते हैं। द टेक्निक इज हाईली इफेक्टिव बट द रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। अब मान लो बेटा काट के उठा के फेंक दिया, अब मैं उसको बाद में जोड़ नहीं सकता उसको, तो इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है, यानी ना के बराबर होती है। ये तो जुड़ता ही नहीं है, बल्कि ये इफेक्टिव आई है। अब मिल ही नहीं पा रहे तो वही सब जाइगोट बनेगा ही। It needs to be emphasized that the selection of the suitable contraceptive method is used should always undertaken in consultation। यानी कि हमेशा बेटा जो हम कॉन्ट्रासेप्शन ले रहे हैं किसी कंसल्ट करके ही लेना चाहिए, डॉक्टर हो या एक्सपर्ट नर्स हो, विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। क्योंकि बेटा अगर हम अनयूजेबल करते हैं तो फेलियर होने के चांस ही बढ़ जाते हैं, साइड इफेक्ट के चांस भी बहुत बढ़ जाता है। वन मट आल्सो रिमेंबर, एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये रेगुलर नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डेली पिल्स खाए जा रहे हैं, 10 साल हो गए पिल्स खा रहे हैं, दैट्स नॉट अ रेगुलर एनवायरनमेंट। इससे सर्वाइकल कैंसर, म्यूकस कैंसर, ओरल कैंसर, बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं। इनफैक्ट दैट द प्रैक्टिस अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, हम कर के रहे हैं बेटा, जो नेचुरल ट्रैक्ट होता है उसके अगेंस्ट ही तो कर रहे हैं। अब जैसे मान लो 10 साल तक किसी ने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ली, 10 साल तक तो बेटा उसने कोई ओवम बनाया नहीं, 11वें साल उसने कॉन्ट्रेक्ट ओवरी ने सोच लिया भैया मेरे से तो हार्मोन निकलता नहीं, हार्मोन निकलना नहीं बंद हो गया, ओवरी ने ओवम बनाना कर दिया, स्ट्राइल हो जाएगी वो तो, फर्टाइल फीमेल स्ट्राइल हो गई बिकॉज ऑफ द रेगुलर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विदाउट कंसल्टेंसी। कॉन्सेप्शन प्रेगनेंसी वन इज द फोर्स टू यूज दिस मेथड either is prevent pregnancy or delay to space pregnancy due to personal reason। ये पर्सनल रीजन अपने होते हैं। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड है ए सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग एंड कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये कह रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन मेथडों का यूज ना करके हम पॉपुलेशन को रोक सकें। इन मेथड को यूज करके जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना दुनिया भर की, मेले के मेले लग रहे हैं ना बेटा, इसको हम कम कर सकते हैं। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक नोजिया, देखो थोड़े बहुत इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, घबराहट हो गई, जैसे हमने पिल्स ले ली, हमें बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा फील लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें उल्टी होने वाली है, लाइक फीलिंग द वॉमिटिंग, तो घबराहट, नोजिया। एब्डोमिनल पेन, दर्द होने लगेगा, क्योंकि आप जानते हो बेटा यूट्रस में हमारा म्यूकस ग्लैंड प्रोलिफरेट हो जाती हैं, सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, तो एब्डोमिनल पेन नॉर्मल। ब्रेक थ्रू द ब्लीडिंग, कभी कभी क्या होता है जब प्रोस्टोन ब्लीडिंग हो जाती है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब ब्लीडिंग होनी कभी थी लेकिन कभी हो रही, इरेगुलरिटी आ जाती है मेंस्ट्रुएशन में, इरेगुलरिटी आ जाती है मेंस्ट्रुएशन में। पेनफुल ब्लीडिंग, डिसेमनोरिया हो जाता है। इवन ब्रेस्ट कैंसर, एक्चुअल में क्या होता है ना, ब्रेस्ट के अंदर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं, ER और PR रिसेप्टर। ये ER PR रिसेप्टर क्या होता है, जब इन पे जो हार्मोन कंटिन्यूस जाएगा तो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे। ओवर एक्साइटेड होने की वजह से वहाँ पर BRCA1 और BRCA2 जीन होते हैं बेटा, ये MBBS की बात है, BRCA1 और BRCA2 जीन होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये जीन एक्टिवेट हो जाएंगे तो अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो जाती है। इससे अब कहते हैं यहाँ पर मेन इंपोर्टेंस है इवन ब्रेस्ट कैंसर, तो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। ऐसा नहीं कि मतलब 1 लाख फीमेल अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा रही तो 1 लाख को कैंसर हो गया, नहीं, वेरी लिटिल, मतलब 1 लाख में किसी एक को हो जाए। सो नॉट बी टोटली इग्नोर। अब 1 लाख में से किसी 1-2 को हो तो रहा है तो मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता ना, हुआ तो पिल्स की वजह से ही है, इग्नोर भी नहीं कर सकता। दिस इज द केमिकल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। अगला मेथड है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MTP कैसे होती है, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करें। थैंक यू सो मच।